हेलो ऑल। हमने प्रीवियस के टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। शायद आप लोगों ने उसका फॉलोअप लिया भी होगा। तो इसी को कंसिडरेशन में लेते हुए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज हम 16 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे और ये 16 नंबर का प्रॉब्लम भी पेज नंबर 25 में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के। तो भाई चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं पहले। तो भाई क्वेश्चन में बताया है कि ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट, ठीक है, साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, स्टंट परफॉर्म कर रहा है। चलो भाई देखते हैं आगे स्टंट परफॉर्म करते करते क्या किया उसने। अब उसको क्या पकड़ रहे हैं ये लोग, एक पार्टिकल बोल के पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट खुद को ही कंसिडर कर लो आप लोग, तो हम सब क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये मोटरसाइकिलिस्ट को भी इन लोगों ने एक पार्टिकल समझ के कंसिडर किया, ठीक है। इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, चिल्ड्रन मैंने पहले के टॉपिक में भी बताया था आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब क्या होता है, बराबर। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल ये हो गया और ये वर्टिकल ऐसे, ठीक है। चलो वो छोड़ो, अभी इस टॉपिक को छोड़ो, आगे क्या बताया है साइक्लिस्ट के बारे में सोचते हैं हम क्वेश्चन में। द अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 6.05 मीटर। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, चलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बताया है यहाँ पे, दैट इज 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड। अब क्वेश्चन शुरू होता है चिल्ड्रन। न्यूमेरिकल का असली का खेल जो शुरू होता है वो कुछ यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई कितने से कितना निकालना होता है। ऐसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे अब खेल शुरू हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा यहाँ पे, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। अब उसको कितना मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि ताकि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे चक्कर काटते रहे सर्कल के तहत। अब और एक बताया है कि जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है स्टंट, उसका जो मास है वो भी बताया है। वो कितना बताया, 50 kg बताया। चलो मतलब हमें यहाँ पे मास भी मिल गया। अब निकालना क्या है हमको, इफ शी और ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%। तो भाई पहले तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, उन्होंने पूछा स्पीड, मिनिमम स्पीड मतलब वी मिनिमम निकालना है यहाँ पे चिल्ड्रन। अब बचा क्या आगे, अभी बता रहे हैं कि इफ ही और शी जो भी रहेगा, लड़की हो या लड़का हो, हाँ, इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तो मतलब हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है, दैट इज नथिंग बट डिनोटेड बाय एफ एस। तो चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है यहाँ पे। तो एज यूजुअल हम सम की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है शार्प ले लेती हूँ, नहीं शार्प इतना भी अच्छे से नहीं दिखेगा, चलो मोटा वाला पेन ले लेती हूँ। चलो तो भाई गिवन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो भाई एक तो हमें दिया है यहाँ पे रेडियस 6.05, वो लिख लेते हैं यहाँ पे 6.05 मीटर। और क्या दिया है यहाँ पे भाई, तो भाई यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी दिया है यूएस, कितना दिया है, तो भाई वो दिया है 0.5। अब क्या रह गया आपको, मास भी दिया है उस मोटरसाइकिलिस्ट का, कितना दिया है 50 kg। तो भाई वो जो आर्टिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है उसका मास भी यहाँ पे बताया गया। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में, तो हमें टू फाइंड में चाहिए स्पीड, मिनिमम स्पीड, बराबर। यहाँ पर डिस्कशन किया है हमने। तो चलो वी मिनिमम को हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। सेकेंडली उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, मास ऑफ आर्टिस्ट के हिसाब से अगर ये लोग स्पीड इंक्रीज करते 20% से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा यहाँ पे, तो मतलब एफ एस, वो भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं यहाँ पे। तो भाई चलो मुझे तो पता है, आपको भी पता है, अगर हमने आगे का टॉपिक देखा हुआ है थ्योरेटिकल, तो उसमें हमें एफ एस का भी फॉर्मूला पता है, वी मिनिमम का भी फॉर्मूला पता है। तो भाई देरी किसकी है, बस फॉर्मूला में डालो और सॉल्व करो। तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं अब इसका।
तो पहले तो निकालते हैं एफ एस मतलब क्या है यहाँ पे। तो भाई मुझे तो मालूम है एफ एस दैट इज़ नथिंग बट म्यू एस एन बराबर, अगर मैंने म्यू एस को एक जगह पे रखा तो बन जाएगा एफ एस बाय एन, ये भी बराबर है। अब बात करते हैं, आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा है स्कूल लाइफ से, फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू एम जी। ये हम पढ़ते आ रहे या नहीं। तो भाई बस अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट करने। तो भाई F इज इक्वल्स टू एम जी तो मिल गया, अब बचा कौन, N। N क्या है ये आपका, तो भाई N इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी which is given by which is equal to the centripetal force। भाई चक्कर काटने के लिए आपको पता है किसी भी पार्टिकल को चक्कर काटने के लिए लगता क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यूनिवर्स में कितने भी चक्कर काटे तो उसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो भाई उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया। अब ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल्स टू एम जी, एफ एस मतलब एफ ऐसे पकड़ के चलते हैं, अपॉन एन का वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई एम जी मल्टीप्लाई बाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो भाई एम एम कैंसिल, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो भाई म्यू एस इज इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे, आर जी अपॉन बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ तक हम आ गए। तो अभी क्या करते हैं, इसको अदला बदल करते हैं। चलो तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू एस। तो भाई वी इज इक्वल्स टू हाउ मच, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, और यही वैल्यू हुआ वी मिनिमम का। तो मतलब हमें वी मिनिमम भी मिल गया अभी। तो मतलब हम भी यहाँ पे जो स्पीड पूछा है वो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना है क्वेश्चन में, इजंट इट मिनिमम स्पीड। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज सारे। तो भाई चलो आर कितना दिया है यहाँ पे गिवन में, देखो चलो 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 गिवन में क्या दिखा है, 6.005। तो चलो आर का वैल्यू डाल देते 6.005। जी को पकड़ के चलते 10 एज यूजल, और म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.5। चलो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो भाई बेसिकली 6.05 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा अंडर रूट, अब ये पॉइंट जो है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट होगा, हो जाएगा 60.5 अपॉन 0.5। चिल्ड्रन डेसिमल में के टॉपिक में हमने बचपन से पढ़ते आया है कि अगर न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर सेम डिजिट के बाद अगर यहाँ पे डेसिमल हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट के बाद ही आपको यहाँ पे डेसिमल मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको सिंगल डिजिट के बाद ही डेसिमल मिल रहा है। तो कैंसिल आउट होके बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 605 अपॉन 5। अब कटिंग करो इसको भाई, 5 1 जा 5 हो गया, तो 10 बचा, 5 2 जा 10 हो गया, और ये हो गया 5 1 जा 5। तो अंडर रूट 121। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बचपन से हमारा अगर स्क्वायर्स पक्का हो 30 तक, तो भाई 121 ये कौन से नंबर का स्क्वायर है ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मुझे तो पता है 121 किसका स्क्वायर है, फिलहाल के लिए मैं आंसर ही बता देती हूँ यहाँ पे। तो वही 121 जो है ये 11 का क्या है, स्क्वायर है। 11 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 121। तो भाई वी मिनिमम इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये मिल गया आपको स्पीड।
मिनिमम स्पीड। अब आपको क्या निकालना है, तो भाई यहाँ पे पूछा है कि अगर उनके वेट के हिसाब से उन्होंने 20% से अपना स्पीड इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफएस वो कितना होगा। तो चलो एफएस का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो भाई एफएस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो दूसरा फॉर्मूला भी क्या है, वो है mg, पता है आपको, फोर्स F इज इक्वल टू mg। तो भाई चलो मास कितना दिया है उस स्टंट का 50, g कितना है 10 पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया 500 न्यूटन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रॉब्लम 16th नंबर का सक्सेसफुली सॉल्व किया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चिल्ड्रन आपको याद होगा कि आप लोगों ने 12th वाला प्रॉब्लम देखा होगा, ये थोड़ा लेंदी था, वो कुछ ऐसे ही ये 17th वाला प्रॉब्लम है। दिमाग खपाऊ तो नहीं है ये प्रॉब्लम, पर फिर भी समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो भाई 17th नंबर प्रॉब्लम आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। लेट्स नोट दी 17th प्रॉब्लम। तो चिल्ड्रन ये है आपका 17th नंबर का क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। है थोड़ा दिमाग खपाऊ ऐसे बोल सकते हो, पर है 4 मार्क्स का चिल्ड्रन, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और कुछ ज़्यादा भी इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका कैलकुलेशन। हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा कैलकुलेशन ईजीएस्ट जाए, पर इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपना थ्योरेटिकल पार्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि हम लोग जो पीछे लगते हैं आप लोगों के कि थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करते जाओ। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोग अगर थियोरी क्लियर करोगे तो न्यूमेरिकल आप लोग यू छुड़ाओगे आसानी से। तो अभी चलो क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या बताया है, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। चलो पेंडुलम तो पता है कि उसको मासलेस स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे उसका लेंथ बताया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टाइनी बॉब, अब वो बॉब जो अटैच किया है उस स्ट्रिंग के साथ उसका वेट भी बताया, दैट इज 100 ग्राम, इजंट इट, इज सेट अप एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो भाई अब ये सिंपल पेंडुलम जो है बन गया कोनिकल पेंडुलम। इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 रोटेशन पर मिनट, ओके। तो मतलब ये क्या कर रहा है 75 रोटेशन पर मिनट ले रहा है यहाँ पे ये जो बॉब। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस बॉब का काइनेटिक एनर्जी, बराबर, मतलब कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम का मज़ा यहाँ पे है, और इस मज़ा को लूटने के लिए पहले हम चलते हैं गिवन की तरफ। तो भाई गिवन में क्या क्या दिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, भाई कितना दिया है यहाँ पे, तो 20 सेंटीमीटर दिया है। क्या लगता है कुछ कन्वर्जन करना ज़रूरी है भाई, स्टार्टिंग से देखते आ रहे, सेंटीमीटर ये है CGS यूनिट है, इसको SI में कन्वर्ट करो तो हो गया 20 × 10⁻² मीटर। और भी इसको अगर छोटा करना है तो 2 × 10⁻1 मीटर। चलो मास ऑफ द बॉब वो कितना दिया है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो भाई मास दिया है उसका, मतलब वेट कितना दिया है 100 ग्राम। तो भाई इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अतिशीघ्र ही कन्वर्ट करेंगे तो ही अच्छा है हमारे लिए। तो भाई यहाँ पे 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, 10⁻³ kg। और भी सिंप्लीफाई करने के लिए 1 × 10⁻⁻1 kg, ये भी मिल गया हमें। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बॉब जो है या जो भी है कोनिकल पेंडुलम का आकार ले रहा है। एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है 75 रोटेशन पर मिनट। ये क्या कर रहा है, बॉब अपना रोटेशन ले रहा है। तो भाई चिल्ड्रन
अब रोटेशन पर मिनट को मुझे तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई 75 आरपीएम को कन्वर्ट करेंगे हम लोग आरपीएस में, मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो भाई 75 अपॉन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, सो डिवाइड बाय 60 आरपीएस, या फिर आप बोल सकते हैं हर्ट्स स्लैश। तो भाई 75 अपॉन 60 ये कौन से टेबल में आते हैं? अगर आप टेबल अच्छे से जानते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये दोनों कौन से टेबल में जा सकते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो भाई 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो हो गया ये मेरा 5/4, जिसको और भी सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकती हूँ 1.25 हर्ट्स। तो चलो ये सब मैंने गिवन में डाल दिया। अब टू फाइंड में क्या क्या आएगा? तो भाई काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में देख ही लिया होगा हमने कि भाई क्या पूछा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई ये सब हमें कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे गिवन में, वो है पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू 10, नोट कर लेते हैं 10। तो चलो टू फाइंड हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे बनाना है। तो भाई आकार कौन सा ले रहा है पेंडुलम? तो भाई ये आकार ले रहा है कोनिकल पेंडुलम का। तो ये रहा मेरा कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम। अभी इसके तहत ये पेंडुलम जो है वो घूमेगा। भाई ये रहा मेरा थीटा, ये मेरा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या आर बोल सकते हो, और ये रहा मेरा एल। कुछ याद आया होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया होगा? तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम नोट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि भाई मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो है 1/2 mv²। अब हम बड़े हो चुके, तो भाई बड़े हो चुके हैं तो थोड़ा ऐसा यहाँ पे चेंजेस भी आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम प्रीवियस के टॉपिक में देखते आ रहे हैं वो है 1/2 m, और ये जो v है उसके जगह पे क्या आएगा? v का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों का, क्या है? √rg। तो भाई ये आएगा rg tan थीटा। इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बताया है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम के बारे में। तो लेट अस डिस्कस अबाउट पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो उसका भी फॉर्मूला हमने निकाला था। क्या निकाला था पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम? t इज इक्वल्स टू 2π √L cos थीटा अपॉन g। इसको प्रूव भी किया था हमने। अगर इसका रेसिप्रोकल लूँ तो बन जाएगा 1/t विच इज़ इक्वल टू 1/2π √g अपॉन L cos थीटा। और 1/t मतलब ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। सो n इज इक्वल्स टू 1/2π √g अपॉन L cos थीटा बराबर। चिल्ड्रन इतना भी दिमाग खपाऊ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं, थियोरेटिकल टॉपिक को, एंड साइमल्टेनियसली इस सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई n है यहाँ पे, √ है, मुझे वो घलाना है तो स्क्वायर ले लेती हूँ यहाँ पे। तो भाई n² इज इक्वल्स टू 1/4π
4 पाई स्क्वायर इंटू जी अपॉन एल कॉस थीटा। चलो यहाँ तक आ गए। पाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है चिल्ड्रन, याद होगा आप लोगों को, कितना है 10। लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन 4 इंटू 10, जी का वैल्यू भी हम लोग 10 कंसिडर करते हैं, अपॉन एल कॉस थीटा। तो भाई 10 10 कैंसिल। तो भाई मैंने अगर एल कॉस थीटा को वहाँ पे लिया और एन स्क्वायर को नीचे लाया, अदला बदल किया, ये जो है इंटरचेंज कर दिया, मैंने एल कॉस थीटा वहाँ पे लिया, एन स्क्वायर यहाँ पे लिया, तो मेरा वैल्यू बन जाएगा एल कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/4, ये एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1/4 एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे सॉल्व करना है। एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी हमने रोटेशन पर मिनट को कन्वर्ट किया है आरपीएस में, सो दैट इज 1.25। लेट अस सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, 1/4 इंटू 1.25 इंटू 1.25। भाई इसको सॉल्व किया तो भाई यहाँ पे 4 इंटू 1.25 का वैल्यू आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके, तो आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, आंसर आएगा 1/6.25। ओके, तो भाई यहाँ पे एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/6.25। इसको भी अगर सॉल्व करोगे डिटेल में तो आंसर आएगा 0.16। तो भाई एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.16। अब यहाँ पे क्या बताया है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.16। एल का वैल्यू भी चिल्ड्रन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द बॉब, लेट अस सी दैट वी फाउंड आउट 2 इंटू 10⁻⁻1। तो भाई एल का वैल्यू हम लोग अगर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻1, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻1 को मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखूँ 0.2 तो भी चलेगा। क्या कहते हैं आप लोग? तो भाई चलो 0.2 डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 0.8। अब चिल्ड्रन आपके दिमाग में कुछ तो अभी खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी मुझे सॉल्व करनी है। वो है ये कि आप बोलेंगे अभी मैम ने तो हमें बताया नहीं कि 0.16 आया कैसे, तो भाई चलो वो भी बता देती हूँ। अब यहाँ पे हम कोनिकल पेंडुलम का इतना सा हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इस इतने से हिस्से में ये 90 डिग्री, ये थीटा, ओके। अब इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, कॉस थीटा कितना मिला है हमको, ये 0.8 मिला है, तो 0.8 साइन थीटा हमको मालूम है क्या, लेट अस कंसिडर दिस एज 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो भाई पाइथागोरस से अगर हम जाएंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट को हम कंसिडर करते हैं अननोन 1, ठीक है। तो अगर इसको मैंने अननोन 1 कंसिडर कर लिया तो लेट अस कंसिडर दिस एज x, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, विच इज़ इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर आता है 0.64 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर ले चिल्ड्रन यहाँ पे। तो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.64, सो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.36। 36 ये किसका स्क्वायर है, 6 का,
तो भाई x इज इक्वल्स टू 0.6। तो भाई x इज इक्वल्स टू 0.6, तो मतलब यहाँ पे आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा चिल्ड्रन? तो बेसिकली साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 0.6। अब चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हमें क्या करने हैं, हाईलाइट करने हैं, तो मैं वो हाईलाइट करना चाहती हूँ। क्यों? तो आगे इसका क्या यूज़ होने वाला है ये आपको समझ में आएगा। तो बस अभी हाईलाइट करते हैं हम वन बाय वन। तो भाई पहला हाईलाइट जो है L cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 0.16, ठीक है। दूसरा हाईलाइट जो हम करने जा रहे हैं वो है cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 0.8। तीसरा हाईलाइट जो हम करने जा रहे हैं वो है sin थीटा विच इज़ इक्वल टू 0.6। ये जो सारे वैल्यूज़ है अब हमें आगे चल के इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चिल्ड्रन आपको पता है कि भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, बराबर साइन अपॉन कॉस। साइन का वैल्यू 0.6, कॉस का वैल्यू 0.8। भाई इसको सॉल्व किया, दोनों के डेसिमल्स सिंगल डिजिट के बाद, तो 6/8 बन जाएगा 3/4। तो ये था tan थीटा का वैल्यू। अब चलते हैं फिगर की तरफ वापस। अब फिगर में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। है क्या ये? कोनिकल पेंडुलम है भाई। इतना सा पोर्शन लेके हम चलेंगे तो ये बन जाएगा R। यहाँ पे अगर बॉब है तो ये बन जाएगा L, स्ट्रेच कर रहे हैं। और ये इतना सा पोर्शन मैंने लिया तो ये बन जाएगा मेरा हाइट। तो भाई फ्रॉम फिगर ऑफ कोनिकल पेंडुलम tan थीटा विच इज़ इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आता है? तो एज पर दैट हाइपोटेनियस तो L है और ये हो गया आपका एडजेसेंट, तो भाई R/L ये फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया L tan थीटा विच इज़ इक्वल टू R। तो भाई यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? उसका भी फॉर्मूला क्या है? सेम टू सेम है, बराबर। तो R/L। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा, बराबर कि नहीं? तो चलो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन लेट अस नोट इट डाउन नाउ। तो भाई हमने बहुत पीछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है जो आया था 1/2 mRg tan थीटा। तो अब हम एग्जैक्ट सम की तरफ अभी मोड़ रहे हैं। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन है, थोड़ा दिमाग खपाओ चिल्ड्रन, पर इसको समझ के लेना पड़ेगा। तो भाई काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा। तो भाई इतना पापड़ बेल लिया, अभी आगे चलते हैं हम लोग। 1/2 क्या दिया है यहाँ पे फॉर्मूला, लेट अस नोट इट डाउन। तो भाई यहाँ पे 1/2 mRg tan थीटा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। 1/2 इंटू m का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में। तो भाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू हमने अब भी निकाला यहाँ पे, वो है L साइन थीटा। डाल देते हैं यहाँ पे L साइन थीटा।
मल्टीप्लाई बाय जी, 10 पकड़ के चलते हैं। tan थीटा का वैल्यू भी हमने निकाला है चिल्ड्रन, कहाँ पे tan थीटा, ये क्या, ये भी है हाईलाइटेड। तो भाई 3/4 आया है, तो सब्सटीट्यूट किया वो भी। चलो कैंसिल आउट भी करते हैं एट द सेम टाइम। तो भाई एल का वैल्यू भी मुझे पता है, लेंथ कितना है 1/2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, ये भी हमने गिवन में निकाला है, ये सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। तो चलो अब सॉल्व करना थोड़ा सा आसान जाएगा। इनटू साइन थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे है, कितना है 0.6 इंटू 10 इंटू 3/4। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन। 10⁻⁻1 10 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, अब बचा कौन 10⁻⁻1 इंटू 0.6 इंटू 3/4, ठीक है, ये तो बच गया। तो भाई 2 2 × 4, 2 3 6, बचेगा 0.9/2 इंटू 10⁻⁻1। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई चिल्ड्रन 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 45, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 2, 90 का हाफ अगर 45 है, 0.9 डिवाइडेड बाई 2 का हाफ कितना आएगा, तो वो आएगा काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 0.45 इंटू 10⁻⁻1। और भी डिटेल में सॉल्व करोगे तो वो आएगा 0.05 डेसिमल शिफ्ट होगा। एंड ऑलवेज वी कैलकुलेट एनी एनर्जी इनटू व्हाट, जूल। J denotes the SI unit for energy that is in joule। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब निकालना है हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई चलो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है mgh, isn't it? अब यहाँ पे हमें लिखना है उसका दूसरा फॉर्मूला थेरोटिकल में जो हमने पढ़ा था, mgl इन ब्रैकेट L cos थीटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। m का वैल्यू दिया है 10⁻⁻1 इंटू जी का वैल्यू दिया है 10 इंटू एल का वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द बॉब 2 इंटू 10⁻⁻1, उसको 0.2 भी पकड़ के चल सकते हैं। अब गिवन के पीछे मैं नहीं दौड़ रही हूँ, आप लोग गिवन जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, L cos थीटा। तो भाई L cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, that is nothing but -0.8 आ गया। तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10⁻⁻1 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन 0.2 मल्टीप्लाई बाई ये भी कितना आएगा 0.2। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 0.4 जूल। ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हमने आज 2 न्यूमेरिकल्स कवर किए, एक लेंदी था एक शॉर्ट था। थैंक यू।